हाय हमारी क्लास होने वाली है आज की नर्सिंग फाउंडेशन की, है ना। नर्सिंग फाउंडेशन में भी हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? बायोप्सी। बेसिकली बायोप्सी की हम 4 क्लासेस लेंगे। पहली क्लास होगी रीनल बायोप्सी, दूसरी होगी आपकी लिवर बायोप्सी और तीसरी होगी बोन मैरो बायोप्सी। इसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चन सेशन डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बाद में। चलिए तो देखिए, आज का हमारा एक सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले बायोप्सी के बारे में कि बायोप्सी क्या होती है। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपने दो चीजों का नाम सुना होगा ना, एक तो बायोप्सी और एक ऑटोप्सी, है ना। देखो, बायोप्सी इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच ए बेसिकली बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी के अंदर ये एक क्या है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल टिश्यू सैंपल को एग्जामिनेशन करते हैं, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। किसके लिए? फॉर स्ट्रक्चरल और पैथोलॉजिकल एनामलीज। ठीक है। स्ट्रक्चरल और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी लिविंग पर्सन का एक टिश्यू कट करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंडर, है ना। आपने एक और वर्ड सुना होगा, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है? इसका एक बहुत प्रचलित सा दूसरा नाम है पोस्टमार्टम। ठीक है। बेसिकली ये क्या है? पोस्टमार्टम, डिटेल्ड एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट किसी की कॉज ऑफ डेथ का पता करने के लिए हम लोग डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम बोलते हैं। बेसिकली कॉज ऑफ डेथ आफ्टर लाइफ, है ना, मरने के बाद। ऐसा नहीं कि आप जिंदा आदमी कॉज ऑफ डेथ पता करने लग जाएंगे किस चीज से मरेगा। ठीक है। अब सुनिए, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी हमारी एक ऐसी स्टडी है जिससे हमको ये पता लग रहा है कि किसी लिविंग टिश्यू के अंदर कौन सी पैथोलॉजी है, ठीक है, कौन सी एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। जबकि जो हमारी ऑटोप्सी है, ऑटोप्सी के अंदर हमको पता लग रहा है कि कोई डिसीज्ड पर्सन है ना। डिसीज्ड पर्सन का मतलब कोई किसी आदमी की डेथ हो गई है। अब हमको ये पता करना है कि इस आदमी की डेथ क्यों हुई है। तो उस चीज को हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि बायोप्सी के कितने टाइप होते हैं ना, बेसिकली कितने तरीके की बायोप्सी होती है। तो देखो, बायोप्सी के कुछ टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहली चीज, कुछ टाइप है, वन बाय वन हम लोग उनकी स्टडी करते हैं ना। सबसे पहला आता है इंसीजनल बायोप्सी। इंसीजनल बायोप्सी क्या होती है? बेसिकली
ए पार्ट ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज रिमूव्ड एंड स्टडीड, है ना। इन सीजनल बायोप्सी के अंदर क्या करेंगे, ठीक है। एक सस्पिशियस टिश्यू का एक पार्ट रिमूव करके उसको स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनसीजनल बायोप्सी, ठीक है। एक्सीजनल बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ एंटायर सस्पेक्टेड टिश्यू, ठीक है। पूरा सस्पेक्टेड टिश्यू आपने हटा दिया और उसके बाद में उसकी स्टडी करी, जैसे कि अपेंडेक्टोमी करता है ना, तो कोई भी जैसे अपेंडेक्टोमी करी, अपेंडेक्टोमी के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि उस जो हमने अपेंडिक्स निकाला है उसकी बायोप्सी कराते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, एक्सीजनल बायोप्सी के अंदर आता है ना। इनसीजनल के अंदर सस्पेक्टेड टिश्यू का पर्टिकुलर पार्ट लेंगे, एक्सीजनल के अंदर पूरा सस्पेक्टेड टिश्यू निकाल देंगे और उसके बाद में उसकी बायोप्सी करेंगे ना। नेक्स्ट आता है निडल बायोप्सी। निडल बायोप्सी में बेसिकली जो सैंपल लेने के लिए निडल का इस्तेमाल किया जाता है ना। दो तरीके की निडल बायोप्सी होती है, फाइन निडल एस्पिरेशन और कोर निडल बायोप्सी, है ना। फाइन निडल एस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली एफएनएससी होता है ये ना, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, है ना। निडल बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं हमको, ए निडल is used to take sample, ठीक है। एक निडल का इस्तेमाल किया जाता है सैंपल लेने के लिए, है ना। एफएनएससी के अंदर क्या होता है, एफएनएससी के अंदर एक थिन निडल का इस्तेमाल किया जाता है ना, ए थिन निडल एक थिन निडल का इस्तेमाल किया जाता है सैंपल लेने के लिए, है ना। और कोर निडल बायोप्सी के अंदर रिलेटिवली लार्जर निडल यूज टू टेक sample from the core of tissue, यानी कि टिश्यू के अंदर इन डेप्थ सैंपल लेने के लिए टिश्यू के कोर पार्ट, मिडिल पार्ट, है ना, उससे सैंपल लेने के लिए हम लोग एक रिलेटिवली लार्जर निडल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना कोर निडल बायोप्सी कहते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगली आती है हमारी पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, ए सर्कुलर ब्लेड पंच बायोप्सी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर निडल का यूज करते हैं टू टेक सिलिंड्रिकल टिश्यू सैंपल। सिलिंड्रिकल टिश्यू सैंपल का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपनी बेल्ट के अंदर जब कोई छेद करवाते हैं ना, जो आपने कोई नई बेल्ट खरीदी है उसमें आप अपने साइज के हिसाब से जब उसमें एक छेद करवाएंगे,
तो उसके अंदर क्या करता है, वो एक पंचिंग मशीन का यूज करता है ना, और उस पंचिंग मशीन का यूज करने के बाद एक होल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक सिलेंड्रिकल टिश्यू निकल के आता है। बेसिकली अगर जैसे आप लेदर बेल्ट की ही बात करें, तो लेदर क्या है, स्किन टिश्यू ही तो है। तो उसके अंदर से हमको क्या मिलता है, एक सिलेंड्रिकल टिश्यू मिलता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको आपकी स्किन की अगर बायोप्सी करानी है, ठीक है, तो स्किन की बायोप्सी कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके की क्या करते हैं, सर्कुलर नीडल का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल टिश्यू क्या होता है आपका, निकल करके आ जाता है ना। ठीक है, स्किन बायोप्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं एंडोस्कोपिक बायोप्सी की, है ना, तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंदर क्या होता है, सैंपल, ठीक है, एंडोस्कोपी के दौरान क्या करते हैं हम लोग, सैंपल लेते हैं। बेसिकली कोई अल्सर या फिर स्कार टिश्यू आपको दिखा, कोई सस्पेक्टेड टिश्यू दिखा एंडोस्कोपी के दौरान, तो आपने क्या किया, उसका वहीं से सैंपल ले लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहते हैं ना। बोन मैरो बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल विड्रॉ फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो से लेते हैं ना। आप देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टीरियोस्टैटिक बायोप्सी की, स्टीरियोस्टैटिक बायोप्सी के अंदर क्या होता है, इमेजिंग गाइडेंस used during biopsy। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कौन सी इमेज का यूज कर सकते हैं, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई आपकी एक तो, और दूसरे नंबर पे आ गया सीटी स्कैन, तीसरे नंबर पे आ गई एमआरआई। ठीक है, यूज कर सकते हैं क्या, एमआरआई का इस्तेमाल नहीं होता है रे गधों। एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अगर आप एमआरआई का इस्तेमाल करोगे तो निडल क्या है, आपकी एमआरआई मशीन से चिपक जाएगी। तो कौन कौन सी कर सकते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूएसजी और सीटी स्कैन, है ना। ये रियल टाइम इमेजिंग होती है, जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं उस दौरान आपको ये चाहिए होती है ना। अगर मैं बात करूं लिक्विड बायोप्सी की, तो इसके अंदर बेसिकली ब्लड सैंपल लिया जाता है ना। ब्लड सैंपलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक क्या है, रीनल बायोप्सी है ना, किडनी बायोप्सी है। ठीक है, हम लोग किसका बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, किडनी बायोप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली, है ना। अब देखो, किडनी बायोप्सी क्या होती है, क्यों करते हैं, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर which involve the removal of
रीनल टिश्यू फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू एग्जामिन अंडर, ठीक है। रीनल बायोप्सी क्या होती है? इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ रीनल टिश्यू फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, है ना। हमको किसकी सैंपलिंग करनी है? रीनल कॉर्टेक्स से टिश्यू सैंपलिंग करनी है बेटा, है ना। रीनल कॉर्टेक्स से टिश्यू सैंपलिंग हम लोग करेंगे और उस टिश्यू सैंपलिंग को हम लोग किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे ना। इट इज डन अंडर रियल टाइम इमेजिंग बाय यूएसजी और सीटी स्कैन, ठीक है। ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है? रियल टाइम इमेजिंग की जाती है। जब आप निडल इंसर्ट कर रहे हो तब आपको क्या करना है? सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो, मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूं, लेकिन ये हमारी किडनी है, ठीक है। अब किडनी के अंदर क्या है? दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट क्या है? रीनल कॉर्टेक्स है। और ये अंदर वाला पार्ट क्या है? रीनल मेडुला है, ठीक है। हमें सैंपलिंग किसकी करनी है बेटा? रीनल कॉर्टेक्स की करनी है, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट जो दिख रहा है जिसके अंदर रीनल पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ उसको क्या करना है? हमको उसकी सैंपलिंग करनी है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, देखो, अब हम लोग चलते हैं इसकी इंडिकेशंस के ऊपर, है ना। इंडिकेशंस इसकी क्या क्या होती है? किसकी? रीनल बायोप्सी की, किडनी बायोप्सी की, है ना। तो बेसिकली दो तरीके की किडनी बायोप्सी की जाती है ना। एक तो आपका नेटिव किडनी बायोप्सी। नेटिव किडनी बायोप्सी का मतलब क्या है? कि कोई भी आदमी है, ठीक है, कोई भी हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर कोई ऐसी तकलीफ हो गई कि हमको उसकी रीनल बायोप्सी करनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन उस आदमी के अंदर दोनों किडनियां खुद की हैं, ठीक है, उसकी बायोप्सी करेंगे तो उसको हम कहते हैं नेटिव किडनी बायोप्सी। नेटिव का मतलब जो मूल रूप से उसी की है, ठीक है। दूसरी आती है आपका ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी, है ना। तो दोनों के अंदर अलग अलग सिनेरियो के अंदर हम लोगों को क्या करनी होती है? बेसिकली बायोप्सी करनी होती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हमको नेटिव किडनी बायोप्सी करनी पड़ती है, और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोगों को ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी करनी पड़ती है? वो दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, है ना, नेटिव किडनी बायोप्सी की बात करते हैं। और नेटिव किडनी के अंदर सबसे पहला जो आपका इंडिकेशन है वो है बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सबसे पहली इंडिकेशन क्या है आपकी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है।
प्रोटीनयूरिया क्या होता है? एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होता है जो इसका मेन क्लासिकल सिम्टम है ना। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया के अलावा एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है हमको, है ना। कई और भी सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे बेसिकली? तो आपको कौन सा प्रोटीन प्रोटीन यूरिया के अंदर निकलता है? ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन निकलता है क्या? प्रोटीन यूरिया के अंदर मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, है ना। तो इसके अंदर एल्ब्यूमिन निकलता है। बेसिकली एल्ब्यूमिन का जो साइज है वो ग्लोबुलिन से कम होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन निकल जाता है और ग्लोबुलिन रह जाता है ना। तो इसके साथ साथ अगर मैं फीचर की बात करूं तो पहला फीचर तो हमको यही देखने के लिए मिलेगा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। ठीक है, आपके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाएगी तो बेसिकली जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड का ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर है ना, वो मेंटेन करके रखते हैं ना। यानी कि आपके ब्लड को, ब्लड की कैपिलरीज के अंदर बांधे रखने का काम कौन करता है? ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन करता है बेटा। तो जब ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं रहेंगे, ठीक है, तो जो ब्लड का ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर है उसके अंदर क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया होगा। वो क्या करेगा? डिस्टरबेंस इन ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से हमको क्या देखने के लिए मिलता है? जर्नलाइज्ड एडिमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनासार्का। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से फीचर निकल करके आए? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या हुआ? हाइपो एल्ब्यूमिनिया हुआ, और हाइपो एल्ब्यूमिनिया की वजह से क्या हुआ? जर्नलाइज्ड एडिमा हुआ। ठीक है, ये फीचर हो गए। इसके साथ साथ क्या देखने के लिए मिलता है? हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, ब्लड के अंदर सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। किसके अंदर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम बेसिकली एक किडनी की बीमारी है जिसके अंदर यूरिन के साथ साथ आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकल जाता है। यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकल जाएगा तो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है। कम हो जाएगी, उसको कहेंगे हाइपो एल्ब्यूमिनिया, है ना। जो आप एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? बेसिकली ब्लड का ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो जब ये प्रेशर डिस्टर्ब होंगे तो ब्लड जो है वो क्या है? कैपिलरी से बाहर उसका फ्लूइड आ जाएगा, कैपिलरी से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एडिमा होगा। ठीक है, और एडिमा क्या करेगा? बेसिकली एडिमा क्या कहते हैं? एनासार का, पूरी बॉडी के अंदर एनासार का रहेगा। इसके साथ साथ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हाइपरलिपिडीमिया, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इंडिकेशन नेटिव किडनी बायोप्सी की, कि हमको नेटिव किडनी बायोप्सी क्यों करनी पड़ी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से करनी पड़ी। ठीक है,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, आपका आरपीजीएन, है ना। आरपीजीएन की फुल फॉर्म है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। ठीक है, जब आप किसी पर्सन का केएफटी कराओगे ना, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सडन डिक्लाइन मिलेगा, यानी कि अक्यूट कंडीशन है ना, सडन ऑनसेट हम इसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ रैपिड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हो गया। इसके साथ साथ accompanied with symptoms of नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यानी कि सिम्टम क्या होंगे, सारे के सारे आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले होंगे, है ना। होगा क्या, सडन ऑनसेट होगा, उसके बाद में रैपिड प्रोग्रेस होगा। रैपिड प्रोग्रेस मतलब एक शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका जो है वो क्या है, किडनी फंक्शन लॉस हो जाएगा ना। इसके साथ साथ सिम्टम्स हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे, जो सिम्टम हमारे किसके अंदर थे, हमारे सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर थे, है ना। अब ये इसको अलग कैसे बनाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ये अलग कैसे है, तो इसके अंदर बेटा इसका एक क्लासिकल फीचर होता है। जैसे मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आपको बता दिया, प्रोटीन यूरिया देखने के लिए मिलता है ना, और जनरलाइज एडिमा होता है। इसके अंदर क्रीसेंस क्रीसेंट्स होता है ना। ठीक है, आपका जो आरपीजीएन है, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसकी जब आप बायोप्सी करोगे तो इसके अंदर आपको क्रीसेंट्स मिलेंगे, है ना। क्रीसेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, आपका ठीक है, आपने नेफ्रॉन का एक पार्ट पढ़ा होगा, बोमन्स कैप्सूल, है ना। बोमन्स कैप्सूल कैसा होता है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ठीक है, एक नेफ्रॉन के हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है हमारा, बोमन्स कैप्सूल है ना। तो इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, एक्सेसिव सेल्यूलर प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। जब हम किसी पेशेंट की बायोप्सी करते हैं ना, इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सेसिव सेल्यूलर
प्रोलिफरेशन। ये क्या है, इसका हॉलमार्क साइन है ना। जब ये प्रेजेंट होगा तभी हम इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, आरपीजीएन नाम देंगे, है ना। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी दूसरी जो है वो इंडिकेशन है, और इसके अंदर हमको क्या देखना है, क्रीसेंट्स देखने हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं बायोप्सी किस लिए कर रहा हूँ, क्रीसेंट्स देखने के लिए कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, अगर एक पर्सन सफर कर रहा है किससे, आरपीजीएन से, तो आप जब भी उसके अंदर क्या करोगे, बायोप्सी करोगे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रीसेंट्स देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी इंडिकेशन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंडिकेशन की। नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है, एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज। एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज, एसिम्प्टोमेटिक कैसे होंगी, कि पेशेंट के अंदर एबनॉर्मेलिटी तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरा सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। कौन कौन सी हो सकती हैं, हीमेच्यूरिया हो सकता है, ठीक है। आपके ब्लड के अंदर क्या आ सकता है, सॉरी आपके यूरिन, अरे यार, ब्लड इन यूरिन, इसको हम क्या कहते हैं, हीमेचूरिया कहते हैं। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड, प्रोटीन यूरिया तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई कॉज आपको समझ में नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे मैं अगर बात करूं, तो है हमारा अक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। अक्यूट रीनल फेलियर, अक्यूट किडनी इंजरी विद अननोन कॉज। पेशेंट की अचानक से किडनी फेल हो गई, लेकिन आपको कोई कॉज समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या है, आप लोग बायोप्सी करते हैं ना। पांचवें नंबर पे सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज विद, किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी है, लेकिन उसकी भी आपको क्या है, इटियोलॉजी नहीं पता, उसका भी कॉज नहीं पता, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, उस पेशेंट की रीनल बायोप्सी करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग करते हैं सिस्टेमिक, सिस्टमिक डिजीज विद रीनल इन्वॉल्वमेंट, है ना। जैसे कि कौन कौन सी सिस्टमिक डिजीज हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है आपकी लूपस। लूपस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। एसएलई कहते हैं ना, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, है ना। तो वो भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके अलावा वैस्कुलाइटिस में कर सकते हैं। वेस्कुलाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। पूरे शरीर के अंदर कहीं भी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वो इन्फ्लेमेशन जहां पर होगा वैसे ही सिम्टम आपको आएंगे। अगर किडनी के अंदर होगा तो बेसिकली आप AKI या फिर इस तरीके के सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे, तो वेस्कुलाइटिस में कर सकते हैं ना। इसके अलावा एमाइलोडोसिस में कर सकते हैं।
एमाइलोडोसिस के अंदर क्या होता है, एमाइलेड प्रोटीन होती है ना, वो एमाइलेड प्रोटीन क्या है, डिपोजिशन होने लगता है आपका हार्ट, ब्रेन और जो आपकी मसल्स हैं या फिर किडनी है उसके अंदर। तो उसके अंदर भी हम एमाइलेड प्रोटीन के जो है डिपोजिशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी किडनी बायोप्सी करते हैं। तो ये सारे है ना, ये 5-6 कॉजेज हैं किसके, नेटिव किडनी बायोप्सी के, कि आपकी खुद की किडनी है और उसकी बायोप्सी हमें क्यों करनी है। कौन कौन से कॉज है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। उसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी एब्नॉर्मलिटीज हो गई जैसे कि हिमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया। उसके साथ साथ एकेआई विद अननोन कॉज हो गया, सीकेडी विद अननोन एटियोलॉजी हो गई और कुछ सिस्टमिक डिजीजेज हो गई। कौन कौन सी, आपका ल्यूपस हो गया, वेस्कुलाइटिस हो गया, एमाइलोडोसिस हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडिकेशन ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी की, कि आपको किडनी क्या है, ट्रांसप्लांट हुई है। तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो है आपको बायोप्सी करनी है, कौन सी वाली किडनी की, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसकी, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं, दो चीजों के लिए करते हैं ना। एसीआर, आप ये नाम देख लो पहले, है ना, ए सी एसीआर क्या होता है, अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ्ट बता देता हूँ। ग्राफ्ट दो तरीके के होता है ना, ऑटोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट तो क्या होता है, सेल्फ टिश्यू, ग्राफ्टेड, है ना। सेल्फ टिश्यू ग्राफ्टेड, जैसे कि आपकी बॉडी से एक जगह से टिश्यू लिया और दूसरी जगह पे लगा दिया, तो उसको तो कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, है ना। और जो एलोग्राफ्ट होता है उसके अंदर डोनर टिश्यू ट्रांसप्लांटेड टू रेसिपिएंट। अब जितने भी कोर ऑर्गन डोनेशंस होते हैं ना, जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपके एलोग्राफ्ट होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे किसी न किसी डोनर से लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमको कुछ रिजेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, कुछ तरीके के ना। तो उन रिजेक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, पता लगाने के लिए बायोप्सी करते हैं ना। कौन कौन से रिजेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहला रिजेक्शन होता है एसीआर। एसीआर का मतलब क्या होता है, अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, है ना। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली रेसिपिएंट्स रेसिपिएंट्स टी सेल ठीक है। रेसिपिएंट जो टी सेल होती हैं वो क्या करती हैं, आपका आपके डोनर के एलोग्राफ्ट, यानी कि जो आपने जो ऑर्गन लगाया है किसी पर्सन को, जैसे किडनी की मैं बात करूं, तो अगर आपने दूसरे आदमी की किडनी ट्रांसप्लांट करी है ना किसी के अंदर, तो जो जिस आदमी में करी है, जो रेसिपिएंट है, उसकी जो टी सेल है, वो जो ऑर्गन है जो आपने लिया है उसके ऊपर अटैक कर देगी, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एसीआर। एसीआर मतलब अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, है ना, डोनर सेल, कैरेक्टराइज्ड बाय। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली आपको जो आप बायोप्सी कर रहे हो उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, है ना।
ठीक है। टी सेल इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे ना, टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली टी सेल के अंदर भी ये क्या होंगे, आपकी एलोग्राफ्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो आपने ऑर्गन लिया है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा किसका, टी सेल का, ठीक है, जो आपका रेसिपिएंट है उसकी टी सेल का। तो ये तो हो गई हमारी एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन। इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करनी पड़ती है, बायोप्सी करनी पड़ती है, इसकी स्टेजिंग के अंदर भी करनी पड़ती है बेसिकली कि ये कितना सीरियस कंडीशन के अंदर जा चुकी है ना। नेक्स्ट देखो आप अपना एसीआर हो गया था, दूसरे नंबर पे आता है एएमआर, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, ये होता है आपका एएमआर, है ना। एंटीबॉडी मीडिएटेड जो आपका रिजेक्शन है, बेसिकली आपने दो तरीके की इम्यूनिटी पढ़ी होगी, सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, है ना। सेल्यूलर इम्यूनिटी क्या होती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी जब एक रिजेक्शन का कारण बनेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसीआर, है ना। और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है जिसके अंदर बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, जब वो किसी रिजेक्शन ऑर्गन रिजेक्शन का कारण बनेगी तो उसको हम लोग कहते हैं एएमआर, है ना। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपका ठीक है, एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट अटैक्स ऑन एलोग्राफ, ठीक है। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी क्या करती हैं, अटैक करती हैं एलोग्राफ्ट के ऊपर, है ना। और क्या करती हैं बेसिकली आपका एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अगर आपको याद हो आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर, तो उसके अंदर क्या है बेसिकली आपका एक इम्यून सिस्टम, सॉरी, आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। उसके साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ट्रिगर हो जाती है, और सारी सेल्स क्या करती हैं, ट्रिगर होकर के उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं। तो यहाँ पर एंटीजन क्या है, एलोग्राफ्ट है, जो ऑर्गन आपने लिया है वो एक एंटीजन की तरह काम कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, एक कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जनरेट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को ट्रिगर कर देगा। अब हम लोग बायोप्सी कर क्यों रहे हैं, तो बायोप्सी के अंदर हमको बेसिकली एक इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिटेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है ना, C4D डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है इसके अंदर ना। इन बेसिकली ये क्या है, आपके एक ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का फ्रेगमेंट होता है। तो जब इम्यून कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्स को कैसे समझाऊं, ठीक है, हम दो केमिकल्स को मिलाएंगे ना, एक एंटीजन मान लीजिए केमिकल को, दूसरे को एंटीबॉडी मान लीजिए, जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलने पर एक रिएक्शन होगी, ठीक है। और जो भी बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स, जो आपका कॉम्प्लेक्स कहेंगे ना, AgAb कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का एक फ्रेगमेंट है, उस फ्रेगमेंट को हमने क्या नाम दिया है,
C4D। तो ये C4D का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, जो कि हमको देखने के लिए मिलता है बायोप्सी के अंदर, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे किसके अंदर, ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी के अंदर, है ना। तो ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि भैया ACR या फिर AMR हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ACR को देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जबकि AMR के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे डिपोजिशन ऑफ C4D फ्रेगमेंट, है ना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगली चीज क्या है, अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी का अगला इंडिकेशन क्या है, आपने किडनी ट्रांसप्लांट कर दी लेकिन उसके अंदर क्या है, लंबे टाइम तक कोई ना कोई दिक्कत रही ही, यानी कि वो नॉर्मल नहीं हो पाई वो कंडीशन, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी, है ना। ट्रांसप्लांटेड किडनी की कोई भी नेफ्रोपैथी जो लंबे टाइम तक रहे, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रोनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी। इस कंडीशन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, किडनी बायोप्सी करते हैं ना। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है जिसके अंदर किडनी बायोप्सी की जाती है, कैल्सीन्यूरिन टॉक्सिसिटी। क्रॉनिक एलोग्राफ नेफ्रोपैथी हो गई और कैल्सीन्यूरिन टॉक्सिसिटी। बेसिकली ये क्या है, एक ड्रग टॉक्सिसिटी का टाइप है। बेसिकली जो भी ट्रांसप्लांटेड जो पर्सन्स होते हैं, जो कि कोई भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं एलोग्राफ्ट का, उनको लाइफ लॉन्ग क्या रहना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेसेंट पर रहना पड़ता है ना। और एक इम्यूनोसप्रेसेंट है कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर। ठीक है, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि किसी पर्सन को जो भी एलोग्राफ्ट रिसीव कर रहा है उसको क्या है, दिया जाता है। अब इसकी टॉक्सिसिटी जब होती है, बेसिकली ये करता क्या है, आपका जो टी सेल्स है ना, आपकी जो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है कैल्सीन्यूरिन। ठीक है, ठीक है। टी सेल के सॉरी एक्टिवेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कैल्सीन्यूरिन एंजाइम चाहिए होता है। इस कैल्सीन्यूरिन एंजाइम को हम लोग कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर के थ्रू सप्रेस कर देते हैं। तो टी सेल जो होती है वो एक्टिवेट नहीं होती है, और हम अपने पर्सन को किससे बचाते हैं, एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन से। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टी सेल से कौन सा रिजेक्शन होता है, एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन होता है। यानी कि ACR से बचने के लिए आपने किसी पेशेंट को क्या दिया, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर दिया। अब वो कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर है ना, उसको आपने ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा दे दिया तो उसकी टॉक्सिसिटी हो गई। उस टॉक्सिसिटी के अंदर भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली आपका बायोप्सी करानी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आपका लास्ट बचा है, पांचवी इंडिकेशन हमारी, है ना। पांचवी इंडिकेशन है रियकरेंट और डेनोवो।
है ना। रियकरेंट और डेनोवो ग्लोमेरुलर डिजीज। डेनोवो बेसिकली क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो ये तो बार बार होने वाला या फिर ए फ्रेश, ठीक है, फ्रेश और न्यू। ठीक है, तो फ्रेश ग्लोमेरुलर डिजीज हो गई या फिर आपकी क्या हो गई, रियकरेंट ग्लोमेरुलर डिजीज हो गई। इन दोनों कंडीशंस के अंदर भी हमको क्या कराना पड़ता है, ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी करानी पड़ती है। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, नेटिव इंडिकेशन, नेटिव किडनी की बायोप्सी की मैंने आपको 6 इंडिकेशन बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, बेसिकली एसिम्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज हो गई, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई जिसका कोई कॉज आपको पता नहीं है, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई जिसका भी कॉज आपको पता नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ सिस्टेमिक डिजीज जिनके अंदर क्या हो रहा है, आपकी किडनी इन्वॉल्व हो रही है ना। नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी कराने की जरूरत आपको क्यों पड़ी। तो बेसिकली एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, क्रॉनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी, कैल्सिन्यूरिन टॉक्सिसिटी और रियकरेंट और डेनोवो ग्लोमेरुलर डिजीज। ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, हमको किडनी की बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किसी भी चीज की कॉन्ट्राइंडिकेशंस दो तरीके की होती हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, है ना। एब्सोल्यूट क्या होता है, किसी भी कीमत पे आपको प्रोसीजर नहीं करना है। ठीक है, वो तो क्या हो गई आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली रिस्क बेनिफिट रेशियो पर कोई भी प्रोसीजर किया जा सकता है ना। यानी कि अगर रिस्क कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो आप प्रोसीजर कर सकते हो, अगर रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो कि आपकी रीनल बायोप्सी की होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, सबसे पहली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन है अनकरेक्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना। किसी पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसको आपने क्या है, मैनेज नहीं किया है, करेक्ट नहीं किया है, तो वो कंडीशन क्या है, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उस कंडीशन में आप लोग क्या है, बायोप्सी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है जिसको भी आपने कंट्रोल नहीं किया है या फिर बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में भी क्या है, आपको बायोप्सी नहीं करनी है। उसके अलावा अनकोऑपरेटिव पेशेंट का मतलब मरीज आपको करने ही नहीं देगा। ठीक है, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बात नहीं मान रहा है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, किसी भी वजह से अगर मतलब पेशेंट आपको ना करने दे, हिला दे डुला दे, उस कंडीशन में भी आपको क्या है, आपको किडनी बायोप्सी नहीं करनी है किसी भी हालत में, है ना। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, कोई भी ट्यूमर या फिर सिस्ट अगर आपके रास्ते में आ रही है ना, कोई ट्यूमर या सिस्ट प्रेजेंट है, जैसे विलियम्स ट्यूमर है। विलियम्स ट्यूमर क्या है, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है रीनल बायोप्सी की, है ना। एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बायोप्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीजें हैं,
बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसको पंचर कर दोगे तो मेटास्टेसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं किसको, हमारी बायोप्सी को, है ना। इसके अलावा लास्ट बचता है हमारा एक्टिव किडनी इन्फेक्शन। ठीक है, किसी पेशेंट को किडनी में इन्फेक्शन हो रखा है जिसको भी आप मैनेज नहीं कर पाए हो, तो वो कंडीशन भी क्या है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करता हूँ। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में सॉलिटरी किडनी, सॉलिटरी किडनी का मतलब क्या होता है, सिंगल किडनी। सिंगल किडनी है बाय बर्थ और आफ्टर रिमूवल। सॉलिटरी किडनी कब कहेंगे, जब या तो आपको जन्मजात एक किडनी है या फिर एक किडनी आपने डोनेट कर दी है, तो भी तो आप सॉलिटरी किडनी हुए, एक ही किडनी हुई आपके पास में। उस कंडीशन में क्या है कि जो बायोप्सी है उसकी क्या है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। यानी कि अगर आपको बायोप्सी करनी भी है तो बेसिकली इसके अंदर इंट्राजुगुलर बायोप्सी की जाती है। उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे आगे कि इंट्राजुगुलर बायोप्सी क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल और स्कार्ड एट्रोफिक। ठीक है, किसी की किडनी छोटी है, उसके ऊपर स्कार्स हैं, या फिर क्या है एट्रोफी हो चुकी है। ठीक है, जो फंक्शन था वो डिक्लाइन हो गया था जिसकी वजह से साइज क्या है वो कम हो गया है, तो भी हमको बहुत ज़्यादा पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है तभी हम लोग क्या करेंगे बायोप्सी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है और जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी और पुअर विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी इन रियल टाइम इमेजिंग। ठीक है, सीटी और यूएसजी के अंदर किडनी बहुत अच्छे से दिख नहीं रही है। ठीक है, और पेशेंट या फिर क्या है बहुत ज्यादा मोटा है, या फिर आपका असाइटिस है। असाइटिस कैसे आपको डिस्टर्ब करेगा वो हम आगे बात करेंगे। तो इन कंडीशंस के अंदर भी हमको क्या करना है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस रखनी है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ठीक है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर है तो भी हमको नहीं करना होता है। बेसिकली ये स्टॉप्ड 5 to 7 days प्रायर बायोप्सी। बायोप्सी करने से 5 से 7 दिन पहले एंटीकोगुलेंट थेरेपी स्टॉप कर दी जाती है। और लास्ट में आता है आपका प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हमको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन रखनी है। तो ये सारी चीजें तो हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल बायोप्सी की, है ना। रीनल बायोप्सी कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली
आपकी रीनल बायोप्सी 3 तरीके की होती है। परक्यूटेनियस बायोप्सी, परक्यूटेनियस बायोप्सी क्या होती है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज क्लिनिकल मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है? डन अंडर रियल टाइम इमेजिंग बाय सीटी स्कैन और यूएसजी। इसके अंदर भी यूएसजी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ किडनी, किडनी की स्थिति का पता कैसे किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है, तब बायोप्सी की जाती है ना। नेक्स्ट आती है ओपन ओपन सर्जिकल बायोप्सी, है ना। ओपन सर्जिकल बायोप्सी क्या कैसे होती है? परफॉर्म्ड ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन और ओपन सर्जिकल ऑपरेशन, है ना, और लेप्रोस्कोपिक ठीक है। तो या तो आप सर्जरी कर रहे हो, उस दौरान आपको कोई स्कार वगैरह दिखा तो आपने क्या किया? टिश्यू सैंपल ले लिया, उसको हम लोग ओपन सर्जिकल बायोप्सी कहते हैं। या फिर इसका अल्टरनेट क्या है कि आपने परक्यूटेनियस बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और आपने क्या किया? लेप्रोस्कोपी के थ्रू क्या करी? पेशेंट का बायोप्सी सैंपल लिया, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सर्जिकल बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे आती है ट्रांसजुगुलर बायोप्सी, है ना। ट्रांसजुगुलर बायोप्सी के अंदर क्या होता है? सैंपल टेकन वाया इंटरनल जुगुलर वेन, है ना। इंटरनल जुगुलर वेन से हम लोग सैंपल लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज वैन ठीक है, कोई कोएगुलोपैथी है या फिर ब्लीडिंग का रिस्क प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हम लोग ट्रांसजुगुलर बायोप्सी करते हैं, जिसके अंदर इंटरनल जुगुलर वेन से क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अब इंटरनल जुगुलर वेन से करेंगे, बेसिकली अगर ब्लीडिंग हुई भी तो आपकी वेन के अंदर होगी, ठीक है, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही रह जाएगी ब्लीडिंग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसजुगुलर बायोप्सी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हो गया। अब आप आओ कि भैया स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट की, है ना, कि आपको एग्जामिनेशन करना है, तो एग्जामिनेशन के दौरान स्पेसिमेन की कितने की जरूरत पड़ेगी, है ना। 10 to 20 ग्लोमेरुली, है ना। क्या लेना पड़ेगा? 10 से 20 ग्लोमेरु लेनी पड़ेंगी, है ना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जो आपकी नेफ्रॉन है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है? भाई
नेफ्रॉन सिंगल सेल स्ट्रक्चर है या फिर मल्टी सेल स्ट्रक्चर है ना? नेफ्रॉन एक मल्टी सेल स्ट्रक्चर होती है, जबकि न्यूरॉन एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है ना। ये भी कहीं कोने में लिख लो। ठीक है। अब 10 से 20 ग्लोमेरुली का मतलब 10 से 20 सेल नहीं है, 10 से 20 ग्लोमेरुली है। ठीक है, 50 से 60 हजार ग्लोमेरुलस होते हैं, उसके अंदर से हमको 10 से 20 निकालने हैं। समझ रहे हो? तो इस साइज का हमको सैंपल लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपने सैंपल लिया है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। पहला है लाइट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, जिस पार्ट की यानी कि जिस सैंपल की लाइट माइक्रोस्कोपी की जानी है उसको हम रखते हैं फॉर्मेलिन के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका इम्यूनोफ्लोरोसेंस। इम्यूनोफ्लोरोसेंस का रखते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का सैंपल रखा जाता है ग्लूटारेल्डिहाइड के अंदर। है ना? तीनों जो सैंपल हैं वो अलग अलग मीडियम में रखे जाते हैं तीनों एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका एग्जामिनेशन का इस्तेमाल क्या क्या है। कि जो तीनों हमने एग्जाम वो देखे थे, तीनों सैंपल अलग अलग रखे थे, तो बेसिकली वो कौन कौन से टेस्ट के लिए किए जाते हैं ना लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर। बेसिकली सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस। इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखना है लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, जिसका सैंपल हम लोगों ने रखा था किसके अंदर, फॉर्मेलिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी का एक और बता देता हूं, एसीआर, एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी, है ना। अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस की बात करूं तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस एएमआर, है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्स डिपोजिशंस को हम डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपका
IgA हो गया, IgG हो गई, C3 हो गया, C4D हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हमको डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करूं तो बेसिकली यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंस डिपोजिशंस। इलेक्ट्रॉन डेंस डिपोजिशंस का मतलब बहुत ही माइक्रो डिपोजिशंस होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस के ऊपर, है ना। यानी कि प्रोसीजर से पहले आपको कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी है ना। ऑपरेशन से पहले सबसे पहला काम, ऑब्टेन रिटन रिटन कंसेंट लेना है ना। रिटन कंसेंट क्या करता है, बेसिकली फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर्स को लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिटन कंसेंट क्या करता है। रिटन कंसेंट सेफ गार्ड फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम लीगल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। पहला हो गया। दूसरे नंबर पे हो गया आपका कोएगुलेशन प्रोफाइल। कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करता है ना। कोएगुलेशन प्रोफाइल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला आ गया जैसे प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए, 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है। 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर मिनिमम रिक्वायर, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट हम इसको कहते हैं ना। मिनिमम इतनी होनी चाहिए। और अगर पहले से ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, इफ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग प्रॉब्लम, तो कितनी होनी चाहिए, 1,00,000 सेल्स पर माइक्रो लीटर, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख तक होती है, ठीक है। तो सबसे पहला प्लेटलेट काउंट हो गया। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है नॉर्मल, 10 से 13 सेकेंड, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। ये होता है 0.9 से 1.1 तक। चौथे नंबर पे आता है हमारा APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। APTT की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 25 टू 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये सब हो गई हमारी राम कहानी कोएगुलेशन प्रोफाइल की, कि ये कोएगुलेशन प्रोफाइल आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। कोएगुलेशन प्रोफाइल के बाद में क्या होना चाहिए, इस
अगर कोई पेशेंट एंटी प्लेटलेट या फिर एंटी कोएगुलेंट ले रहा है तो उसको 5 से 7 दिन पहले ही विद होल्ड कर देना है, रोक देना है। ठीक है, विद होल्ड कर देना है किसको? आपकी एंटी प्लेटलेट या फिर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रॉस मैच ब्लड। ब्लड का क्रॉस मैच कर लेना है, क्यों? इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होती है तो हमको क्या करना पड़ सकता है? बीटी करना पड़ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमको पहले से क्रॉस मैच कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको पेशेंट को सेडेशन और एंजियोलाइटिक्स। एंजाइटी ही लिख दिया, अरे यार। एंजियोलाइटिक्स पे देना है इफ पेशेंट इज अनॉक्सियस। ठीक है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो क्या करना है हमको? एंजियोलाइटिक्स देना है। ठीक है, ये हो गई प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स वही सब है। आपको निडिल रखनी है, गॉज रखने हैं 7.5%, बीटाडीन रखनी है, और क्या रखना है, और हमारा हो गया लोकल एनेस्थेटिक रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको आर्टिकल्स कलेक्ट करने होते हैं। बेसिकली सबको लिख ही लेते हैं ना। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। स्प्रिंग नोडेड नीडल हो गई 14 से 18 गॉज की। मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं 16 से 18 गॉज की। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ गया आपका 7.5% बीटाडीन। तीसरे नंबर पे आ गया 2% जाइलोकेन इंजेक्शन। ठीक है, सैंपल कंटेनर्स। ठीक है, 10 cc 5 cc सैंपल कंटेनर हो गया। स्टेराइल गॉज। ठीक है, उसके अलावा इनफिल्ट्रेट करने के लिए 5 cc। अरे लोकल एनेस्थेटिक भी तो लगा होगा, उसके लिए 5 cc सिरिंज हो गई है ना। ग्लव्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स भी हमको क्या करने हैं, प्री प्रोसीजर केयर में कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोसीजर की, कि हमको क्या प्रोसीजर के अंदर क्या बेसिकली करना है। देखो, प्रोसीजर की हम लोग बात करेंगे। प्रोसीजर हम लोग किसका देखेंगे? मोस्ट कॉमनली जो होती है परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी। ठीक है, परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी देखेंगे।
परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी के अंदर सबसे पहली बात करूं मैं पोजीशन। पोजीशन कौन सा देंगे? ठीक है, देखो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग पोजीशन, प्रोन, कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन देंगे। प्रोन पोजीशन देंगे अगर हमको बायोप्सी करनी है नेटिव किडनी बायोप्सी, है ना। नेटिव किडनी बायोप्सी के अंदर हम लोगों को क्या करना है? प्रोन पोजीशन देनी है, ठीक है, क्योंकि किडनी क्या है? किडनी इज ए रेट्रो किडनी इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी होती है वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी के पीछे की तरफ होती है, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होती है, तो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होती है किडनी। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लेटाते हैं जब हमको क्या करनी होती है? किडनी बायोप्सी करनी होती है ना। लेकिन देखो दूसरा क्या है, ये तो बात हो गई नेटिव किडनी बायोप्सी के अंदर, है ना। अगर हमको करनी हो ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी की, ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी क्या होती है बेटा? ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी के अंदर बेसिकली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किसी आदमी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, अब उस आदमी के अंदर कितनी किडनी होंगी? बड़ा ही सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है ना। किसी पर्सन को अगर किडनी फेल हो गई, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई, तो उस पर्सन में कितनी किडनियां होंगी? उस पर्सन के अंदर बेटा 3 किडनी होती, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, है ना। मैक्सिमम केसेस में किडनी को निकाला नहीं जाता है, एक एक्स्ट्रा किडनी लगा दी जाती, ठीक है। अब लगाएंगे तो किडनी को कहां लगाएंगे भाई? रेट्रोपेरिटोनियल, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के पीछे तो ऑलरेडी जो पुरानी नेटिव किडनीज थी वो है, तो किडनी को प्लेस किया जाता है बेसिकली आपके इलियक फोसा में। इलियक फोसा में ना, इलियक फोसा बेसिकली आप 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन पढ़ोगे तो उसके अंदर जो आपका इलियक फोसा है वहां पर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। अब आप लोग जो आपका इलियक फोसा है उसको पोस्टीरियरली एक्सेस नहीं कर पाओगे ना, इंटीरियरली एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको किडनी की जो ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी करनी होती है, उसके अंदर पेशेंट को क्या है बेटा? सुपाइन पोजीशन देनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना, सुपाइन पोजीशन, ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी। ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी करने के लिए सुपाइन पोजीशन देनी है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट, उसको क्या है, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है लेकिन पर्सन क्या है? एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट, किसी आदमी का क्या है? एब्डोमिनल फैट है एक्सेसिव, है ना। या फिर
एसाइटिस है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं? लेटरल डेक्यूबिटस। ठीक है, तो लेटरल पोजीशन कब देंगे? जब पर्सन को क्या है, बहुत ज्यादा फैट है और पर्सन क्या है आपका, या फिर एसाइटिस में है। वो भी किस केस के अंदर? जब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसप्लांटेड पर्सन है ना। अगर ट्रांसप्लांटेड पर्सन है और उसके अंदर एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट है या एसाइटिस है, तो लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन देते हैं। अगर पर्सन नॉर्मल है या फिर नेटिव किडनी की बायोप्सी करनी है तो प्रोन पोजीशन देते हैं, और अगर ट्रांसप्लांटेड किडनी की बायोप्सी करनी है तो बेटा सुपाइन पोजीशन देते हैं। ये हो गई आपकी पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है लोकलाइजेशन ऑफ किडनी इन रियल टाइम बाय यूएसजी और सीटी। ठीक है, किडनी का लोकलाइजेशन करना है आपको रियल टाइम में, किसकी मदद से? यूएसजी या फिर सीटी स्कैन की मदद से, है ना। ठीक है, कर लिया। उसके बाद में इनफिल्ट्रेट जाइलोकेन को इनफिल्ट्रेट करना है, जो कि क्या है? लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक को क्या किया आपने? इनफिल्ट्रेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यूज ऑटोमेटेड स्प्रिंग लोडेड बायोप्सी गन। ठीक है, ऑटोमेटेड स्प्रिंग लोडेड बायोप्सी गन होती है, जिसके नीडल साइज 14 से 18 गॉज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड 16 से 18 गॉज। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे है आपका 2 to 3 सैंपल्स, CORE, कोर्स ऑफ सैंपल। बेसिकली 2 से 3 सैंपल ऑब्टेन करने हैं। मैंने आपको तीनों सैंपल बताए थे, अलग अलग रखने हैं, और टोटल कितना निकालना है? 10 से 20 ग्लोमेरुलस निकालने हैं ना। ठीक है, उसके बाद में अप्लाई प्रेशर, प्रेशर ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करना है 5 to 15 मिनट्स हीमोस्टेसिस के लिए। ब्लड रुक जाए इसके लिए 5 से 15 मिनट तक आपको क्या करना है बेटा? प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गई आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हम लोग देखते हैं क्या किया। सबसे पहले पोजीशन दी, पोजीशन कौन सी दी? प्रोन दी, सुपाइन दी या फिर लेटरल दी। ठीक है, उसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक को इन्फिल्ट्रेट किया, नहीं सॉरी, उसके बाद में आपने देखा बेसिकली पहले किडनी कहाँ है, लोकल एनेस्थेटिक को इन्फिल्ट्रेट किया, उसके बाद में बायोप्सी गन का यूज किया, 2 से 3 कोर लिए सैंपल के, और उसके बाद में प्रेशर अप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
पोस्ट बायोप्सी मॉनिटरिंग किसके लिए की जाती है? बेसिकली पोस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात करूं कि भैया आपने बायोप्सी हो गई है, अब बायोप्सी के बाद में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप किस चीज के लिए पेशेंट को मॉनिटर करेंगे ना। पहले 6 से 8 घंटे के अंदर बेसिकली इससे पहले भी देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट आवर वाइटल मॉनिटरिंग एवरी 15 मिनट्स। आपको क्या करना है, पेशेंट के वाइटल मॉनिटर करने हैं हर 15 मिनट में। क्यों क्यों करने? तो हाइपोवोलेमिया ड्यू टू हेमरेज, ठीक है, हेमरेज की वजह से हाइपोवोलेमिया होगा, उसको असिस्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, उसके बाद में 6 से 8 घंटे तक हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट रेस्ट। पेशेंट को क्या देना है बेटा, कंप्लीट रेस्ट देना है और असेस फॉर फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन के लिए असिस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर यूरिन आउटपुट। मॉनिटर यूरिन आउटपुट के अंदर क्या करना होता है हमको, मॉनिटर फॉर ग्रॉस हिमेचूरिया। बेटा हिमेचूरिया दो तरीके का होता है, ग्रॉस हिमेचूरिया और माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ग्रॉस हिमेचूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन के साथ में आप ब्लड सेल्स बेयर्ड आइज के साथ में देख सकते हो, यानी कि जब आपने किसी का यूरो बैग देखा तो उसके अंदर आपको देख के ही पता लग गया कि इसके अंदर क्या है, ब्लड के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया का मतलब क्या होता है, देखने में यूरिन नॉर्मल लगेगा लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो गया ना। तो हमको पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करना है ग्रॉस हिमेचूरिया के लिए, है ना। अब हिमेचूरिया के लिए और ब्लड क्लॉट्स के लिए, है ना, ठीक है। अब हिमेचूरिया, ग्रॉस हिमेचूरिया अगर फर्स्ट 24 आवर्स तक हो रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हिमेचूरिया 24 घंटे तक रहता है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, उस कंडीशन में आपको वो फाइंडिंग डॉक्यूमेंट कर देनी है। लेकिन ग्रॉस हिमेचूरिया 24 घंटे के बाद भी अगर किसी पेशेंट को है तो वो फाइंडिंग अब नॉर्मल है, हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चेक फॉर हिमेटोमा। हिमेटोमा के लिए कैसे चेक करते हैं, पालपेट फ्लैंक एंड मॉनिटर साइंस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। फ्लैंक रीजन में पालपेट करके देखना है, टेंडरनेस है तो उसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है ना। और इंटरनल ब्लीडिंग के साइंस कौन कौन से होते हैं, टेकिकार्डिया, ठीक है, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है ना। कि पेशेंट एनपीओ इनिशियली जब प्रोसीजर करते हैं उसके बाद तक क्या है, पेशेंट को इनिशियली एनपीओ रखना होता है, उसके बाद में रिज्यूम
liquid diet, then allow gradually। ठीक है, पहले पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखना है और उसके बाद में क्या है, पेशेंट को सॉलिड डाइट पे धीरे धीरे आपको अलाउ करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी बातें। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन हिमेचूरिया। ठीक है, हिमेचूरिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, पेरिनियल हिमेटोमा। पेरिनियल हिमेटोमा हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? पेन। बायोप्सी के साइट पर पेन हो सकता है, और क्या देखने के लिए मिल सकता है? ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन। ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन हो सकता है। ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन which subside on इट्स ओन। ठीक है, अपने आप जो ठीक हो जाए वो क्या है? ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन हुआ लेकिन उसके लिए आपने कोई इंटरवेंशन नहीं लिया, इंटरवेंशन लेने बिना ही वो क्या हो गया? सबसाइड हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपका हेमोरेजिक शॉक हो सकता है। पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में जा सकता है। किडनी के अंदर आर्टरी और वेन के बीच में फिस्टूला का फॉर्मेशन हो सकता है आपकी बायोप्सी निडल की वजह से, है ना। ये भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा इन्फेक्शन और सेप्सिस में हो जा सकता है। ठीक है, और इंजरी टू एडजेंक्ट ऑर्गन्स। एडजेंक्ट ऑर्गन्स जैसे कि बाउल, लिवर, स्प्लिन के अंदर इंजरी हो गई, तो इनके अंदर इंजरी हो सकती है। ठीक है, ये हमने पूरी क्लास ले ली है आपकी किसके बारे में? किडनी बायोप्सी के बारे में बेटा। ठीक है, किडनी बायोप्सी को एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, उसके बाद में हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक इमेज गाइडेड निडल इंसर्ट की जाती है, एक टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। वहीं मैं बात करूं ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी क्या है? कोई डिसीज्ड पर्सन है ना, किसी आदमी की डेथ हो गई है और हमें कॉज ऑफ डेथ का पता लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं उस पर्सन का। उस डिटेल्ड एग्जामिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ बायोप्सी। बायोप्सी के कितने तरीके होते हैं? मैंने आपको बेसिकली 5-6 तरीके की बायोप्सी बताई है। इन सीजनल बायोप्सी। इन सीजनल बायोप्सी क्या होती है? ए पार्ट ऑफ सस्पिशियस टिश्यू इज रिमूव्ड एंड एग्जामिन। ठीक है, एक सस्पिशियस टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। एक्सीजनल बायोप्सी, पूरा के पूरा सस्पेक्टेड टिश्यू हटा देते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं ना। नीडल बायोप्सी,
सैंपल ऑब्टेन किया जाता है एक निडल के थ्रू। दो तरीके होती है, एफएनएसी और आपका कोर निडल बायोप्सी। एफएनएसी के अंदर क्या होता है कि एक थिन निडल का इस्तेमाल किया जाता है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, जबकि कोर निडल बायोप्सी के अंदर रिलेटिवली लार्ज निडल का इस्तेमाल किया जाता है किसी टिश्यू के कोर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। पंच बायोप्सी के अंदर क्या है, एक सर्कुलर ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है स्किन के सिलेंड्रिकल टिश्यू को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। एंडोस्कोपी की बात करूं तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी के अंदर क्या होता है कि जब आप एंडोस्कोपी कर रहे थे उसी के दौरान आपने बायोप्सी का सैंपल ले लिया। ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी करना। बोन मैरो बायोप्सी हो गई। स्टीरियोस्टैटिक बायोप्सी के अंदर क्या होता है, बेसिकली इमेजिंग गाइडेंस का इस्तेमाल होता है ना, यूएसजी या फिर सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। लिक्विड बायोप्सी के अंदर ब्लड सैंपलिंग की जाती है। रीनल बायोप्सी की बात करूं तो रीनल बायोप्सी के अंदर क्या होता है बेटा, रीनल कॉर्टेक्स है ना, रीनल कॉर्टेक्स का, जिसके अंदर रीनल पैरेन्काइमा बेसिकली, उसका सैंपल लिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है ना। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूएसजी और सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं इंजरी से बचने के लिए। ठीक है। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी इंडिकेशन होती है, तो देखो दो तरीके की बायोप्सी होती है, नेटिव किडनी बायोप्सी और उसके अलावा आपका ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी, है ना। तो नेटिव किडनी बायोप्सी के अंदर सबसे पहला क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में करेंगे आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर करेंगे। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज के केस में करेंगे, अक्यूट किडनी इंजरी विद अननोन कॉज के केस में करेंगे, सीकेडी विद अननोन इटियोलॉजी के केस में करेंगे, सिम्टोमेटिक सॉरी सिस्टेमिक डिजीजेज जो होती हैं जैसे कि लूपस हो गया, एमाइलोडोलोसिस हो गया, एमाइलोडोसिस हो गया, है ना, वेस्कुलाइटिस हो गया, इन कंडीशंस में भी हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांटेड किडनी बायोप्सी की, तो बेसिकली सेल्यूलर रिजेक्शन, है ना, सॉरी एलोग्राफ्ट रिजेक्शन जो आपका होता है, यानी कि जो ऑर्गन है उसको आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी इंडिकेशन हो जाती है, अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, क्रॉनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी, कैल्सीन्यूरिन टॉक्सिसिटी या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी, है ना। इसके अलावा रियकरेंट और डेनोवो ग्लोमेरुलर डिजीज, इनके अंदर हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, बायोप्सी करनी पड़ती है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो किसी भी प्रोसीजर की दो तरीके की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें देखने के लिए मिलती है। पहली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस और दूसरी आती है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूं तो अनकरेक्टेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, रीनल ट्यूमर और सिस्ट इन द पाथ ऑफ बायोप्सी और एक्टिव किडनी इन्फेक्शन, है ना। रीनल ट्यूमर जैसे कि विलियम्स ट्यूमर, है ना, तो विलियम्स ट्यूमर है या फिर कोई सिस्ट है जो उसके पाथ में है तब नहीं करेंगे, एक्टिव किडनी इन्फेक्शन में नहीं करेंगे, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन या फिर कोएगुलोपैथी, है ना, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो कंट्रोल में नहीं है तब नहीं करेंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसका मतलब अगर रिस्क से ज़्यादा बेनिफिट है प्रोसीजर को करने का तब प्रोसीजर किया जा सकता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, सॉलिटरी किडनी, यानी कि पेशेंट के पास में एक ही किडनी है, या फिर स्मॉल स्कार्ड और एट्रोफिक किडनी, किडनी की एट्रोफी हो रखी है, या फिर ओबेसिटी और पुअर विजुअलाइजेशन है रियल टाइम इमेजिंग के दौरान तब। ठीक है। या फिर पेशेंट क्या था, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे था। वैसे एंटी कोएगुलेंट थेरेपी क्या है, 5 से 7 दिन पहले क्या कर दी जाती है, आपकी रोक दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है रीनल बायोप्सी की। ठीक है। टाइप की बात करते हैं कि रीनल बायोप्सी के कितने टाइप होते हैं, तो 3 तरीके की रीनल बायोप्सी की जाती है, परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी, ओपन सर्जिकल रीनल बायोप्सी और ट्रांसजुगुलर रीनल बायोप्सी। परक्यूटेनियस रीनल बायोप्सी क्या है, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म बायोप्सी की टाइप है जो कि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रियल टाइम इमेजिंग के अंदर में हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं ना। ओपन सर्जिकल बायोप्सी के अंदर क्या होता है, किसी सर्जरी को परफॉर्म करने के दौरान, या फिर परक्यूटेनियस बायोप्सी की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के दौरान, या फिर कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपकी बायोप्सी कर रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजुगुलर बायोप्सी होती है। ट्रांसजुगुलर बायोप्सी के अंदर बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू हम लोग किडनी तक पहुंचते हैं और वहां से रीनल कॉर्टेक्स का सैंपल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब पेशेंट हायर ब्लीडिंग रिस्क पे हो, है ना, पेशेंट को ब्लीडिंग होने का बहुत ज्यादा रिस्क हो, उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये करते हैं। क्यों? अगर ब्लीडिंग हुई भी तो किसके अंदर होगी? वेन्स के अंदर होगी, और वेन्स के अंदर अगर होगी तो उससे पेशेंट को कोई भी डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बेटा कितना स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट होता है? बेसिकली 10 to 20 ग्लोमेरुली, है ना, 10 से 20 ग्लोमेरुली रिक्वायर्ड होते हैं। और जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्यों? 3 तरीके का एग्जामिनेशन हम करते हैं। कौन कौन से? लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसका सैंपल किसके अंदर रखा जाता है? फॉर्मेलिन के अंदर रखा जाता है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इसका सैंपल हम लोग किसके अंदर रखते हैं? इम्यूनोफ्लोरेसेंस का सैंपल हम लोग नॉर्मल सलाइन के अंदर रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का सैंपल हम लोग ग्लूटारेल्डिहाइड के अंदर रखते हैं ना बेटा। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इन तीनों एग्जामिनेशन से पता क्या क्या लगेगा। लाइट माइक्रोस्कोपी से सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना, बेसिकली सेल्स किस तरीके से अरेंज हैं और उनके अंदर कौन कौन सी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी स्टडी की जाती है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था रिजेक्शन के दौरान ट्रांसप्लांटेड किडनी में कि एसीआर होता है ना। एसीआर का मतलब क्या है? अक्यूट सेल्युलर रिजेक्शन ऑफ एलोग्राफ्ट, है ना। तो इसके अंदर क्या है? हमको टी लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग वो देख सकते हैं ना। इसके अलावा इन्फ्लामेशन है, फाइब्रोसिस है, स्क्लेरोसिस है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इम्यूनोफ्लोरोसेंस की, तो इसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी के अंदर, उनको विजुअलाइज किया जाता है। जैसे कि आईजीजी, आईजीएम हो गया, C4 हो गया, C3 हो गया, C4D हो गया, है ना। ये हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड एलोग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करूं तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंस कोई डिपॉजिट है, यानी कोई बहुत ही क्या कहते हैं उसको, स्मॉलेस्ट अगर कोई भी डिपोजिशन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू विजुअलाइज करते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस की, तो प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस के अंदर सबसे पहले हमको क्या करना है? रिटन कंसेंट लेना है। उसके बाद कोएगुलेशन प्रोफाइल देखनी है पेशेंट की। उसके बाद में क्या करना है? अगर कोई भी वो एंटीप्लेटलेट या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी, सॉरी एंटीप्लेटलेट या फिर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी ले रहा है, तो उसको विदहोल्ड कर देना है, उसको रोक देना है ना। इसके अलावा क्रॉस मैच करना है या फिर सेडेशन भी देना है। ठीक है, अगर पेशेंट एनोक्सियस है तो। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो 7.5% बीटाडीन, 2% जाइलोकेन सैंपल कंटेनर्स, स्प्रिंग लोडेड नीडल, है ना, जिसको बायोप्सी गन भी बोलते हैं। उसके अलावा स्टेराइल गॉजेज हो गए, 5cc सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, इन सारी चीज़ों का हमको अरेंजमेंट करना है। प्रोसीजर की बात करूं, प्रोसीजर के अंदर पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे नर्सिंग में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। पोजीशन कौन सी देंगे? अगर नेटिव किडनी की बायोप्सी करनी है तो किडनी क्या है? एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। किडनी क्या होती है? बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है। तो हमको पेशेंट को क्या करना है? प्रोन पोजिशन में रखना है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो बेसिकली ट्रांसप्लांट की जाती है आपके इलियक फोसा के अंदर। तो जब इलियक फोसा में डालेंगे तो पोस्टीरियरली हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट को हमको लिटाना पड़ेगा सुपाइन पोजीशन के अंदर, है ना। और सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को लिटा दिया। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, फैट है, या फिर दूसरी कंडीशन हमको उसके अंदर क्या दिख रही है कि भैया वो जो पेशेंट है उसको असाइटिस हो रखा है, तो इस कंडीशन के अंदर भी हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पेशेंट को लेटरल डेक्यूबिटस, है ना, राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल, जिस भी साइड में किडनी ट्रांसप्लांटेड है वो वाली पोजीशन आपको देनी है। ठीक है। इसके बाद में लोकल एनेस्थेटिक लोकलाइज करना है आपको, किडनी को लोकल एनेस्थेटिक देना है। उसके बाद में बायोप्सी गन का इस्तेमाल करना है ना। और लास्ट में क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है बेटा। ठीक है। अगर मॉनिटरिंग की बात करूं तो पहले घंटे में किसके लिए मॉनिटर करना है? हर 15 मिनट में वाइटल साइन लेना है। किसके लिए? इंटरनल ब्लीडिंग के साइंस को असेस करने के लिए। क्यों हो सकता है? हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा? टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा ना। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, ग्रॉस हिमेचूरिया और ब्लड क्लॉट्स के लिए। पहले 24 घंटे में ग्रॉस हिमेचूरिया नॉर्मल फाइंडिंग है, और
पोस्ट 24 आवर्स क्या है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ना। हेमेटोमा के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, फ्लैंक रीजन को पाल्पेट करेंगे। अगर टेंडरनेस है तो इसका मतलब हेमेचूरिया, सॉरी, आपका हेमरेज और हेमेटोमा है। अगर टेंडरनेस नहीं है और कोई साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, इसका मतलब हेमेटोमा नहीं बना है। साइंस ऑफ हेमेटोमा कौन कौन से हो सकते हैं, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, दोनों ही हाइपोवोलीमिया के साइन है बेसिकली, है ना। और उसके बाद में क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट देनी है, उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड डाइट पर आ जाना है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करूं, दो तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं और कुछ क्या होती हैं आपकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉमन कौन कौन सी हो सकती है, हेमेचूरिया कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पेरिनियल हेमेटोमा भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पेन एट बायोप्सी साइट या फिर ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन, है ना। ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन का मतलब कि इनिशियली हाइपोटेंशन हुआ लेकिन धीरे धीरे सबसाइड हो गया बिना किसी इंटरवेंशन के, है ना। इसके बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमारी कौन कौन सी है, कि हेमरेजिक शॉक हो गया या फिर आर्टीरियो वीनस फिस्टूला होता है बेटा, है ना, आर्टीरियो वीनस, आर्टीरियो वीनस फिस्टूला का फॉर्मेशन हो गया, है ना। जब भी आपने निडल इंसर्ट करी, आर्टरी और जो है वेन पंचर हो गई, ब्लड उनसे बहने लगा। बेसिकली ये भी क्या है, अपने आप ठीक हो जाता है अगर हो भी गया है तो, लेकिन कभी कभी इसकी क्या है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है बायोप्सी साइट पर, और इंजरी टू एडजेंक्ट ऑर्गन्स हो सकती है, यानी कि जो अगल बगल के ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी हो सकती है, जैसे कि बावल, लीवर और स्प्लीन, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लोग हम लोग लास्ट में एक सेपरेट क्लास के अंदर बायोप्सी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आपकी रीनल बायोप्सी को। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका लिवर बायोप्सी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।